दिल्ली में आज से महिला सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। नई योजनाओं को लेकर राजनीति भी जारी है। और दिल्ली के सीएम आतिशी ने महिला सम्मान योजना और संजीवनी स्कीम रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने लाभार्थियों से बातचीत भी की। इन दोनों योजनाओं के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता घर घर पहुंच रहे हैं। योजना के मुताबिक महिलाओं को 1000 रुपए हर महीने दिए जाएंगे और दोबारा सत्ता में वापसी के बाद 2100 रुपए हर महीने उनके खाते में देने का ऐलान किया गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए लाभार्थियों को अपनी वोटर ID दिखानी होगी। दिल्ली के सभी पात्र महिला मतदाताओं को इसका लाभ मिलेगा। वहीं संजीवनी योजना के तहत दिल्ली के 60 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त इलाज मिलेगा। दिल्ली सरकार की दोनों योजनाओं को चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। महिला वाली जो पेंशन स्कीम है 12 से 14 हजार करोड़ की पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए पैसा कहां से आएगा अगर आप आज के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हो? और इतने सालों से क्यों नहीं कर रहे थे? 10 साल से आप क्या कर रहे थे? और आपने पंजाब में भी महिलाओं को इसी प्रकार की राशि देने का वादा किया था। कितनी महिलाओं को दिया गया? और दिल्ली में महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना की शुरुआत को अरविंद केजरीवाल ने बेहतर शुरुआत बताया है और इस मौके पर केजरीवाल ने विपक्ष पर पलटवार किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने बिजली, पानी, महिलाओं का बस सफर, सड़कें, सीवर काफी काम किए। इन लोगों ने क्या काम किया? पूरे दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। गैंगस्टर खुलेआम घूम रहे हैं, गोलियां चल रही हैं दिल्ली के अंदर। एक ही काम दिया था, वो भी नहीं किया। 7 MP इनके हैं, LG साहब इनके हैं, उसके करोड़ों अरबों रुपए इनके पास केंद्र सरकार के पास है। 4 सड़कें बना देते, थोड़ी सी दिल्ली के अंदर अस्पताल नहीं बना देते, कुछ तो कर देते बीजेपी वाले। इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब चुनाव में आए हैं और चुनाव में भी कभी चार्जशीट निकालते हैं, कभी मुझे गालियां देते हैं, कभी केवल और केवल गालियां 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 गालियां। इनका एक ही मैनिफेस्टो है, केजरीवाल को गालियां दी, केजरीवाल को आने वाले 5 साल में गालियां देंगे। मैं दिल्ली के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या गालियों से दिल्ली का विकास हो सकता है? आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, अपने काम गिना रहा हूं कि 5 साल में मैंने क्या काम किए। मैं ये गिना रहा हूं कि अगले 5 साल में क्या काम करूंगा। इनके पास ना CM का चेहरा है, इनके पास ना कोई टीम है, इनके पास ना कोई नैरेटिव है, ना दिल्ली के लिए कोई एजेंडा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ आज बीजेपी ने आरोप पत्र जारी किया, जिसमें केजरीवाल की चार्जशीट से लेकर पिछले 10 साल में दिल्ली की हालत पर ध्यान खींचने की कोशिश की गई। बीजेपी ने सरकार की नई योजनाओं को झूठा वादा भी बता दिया। दिल्ली सरकार की नई योजनाओं के ऐलान के जवाब में आज बीजेपी ने आप सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर, दिल्ली बीजेपी प्रमुख वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल आयुष्मान योजना को दरकिनार कर दिल्ली के लोगों से झूठे वादे कर रहे हैं। बीजेपी ने इस मौके पर प्रदूषण, गंदगी और मोहल्ला क्लिनिक की खस्ता हालत का जिक्र किया और कहा कि दिल्ली के लोगों को भ्रमित करने के लिए उनसे झूठे वादे किए जा रहे हैं। वैसे मुझे गाना याद आ रहा है, कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। और ये केजरीवाल के वादे हैं, ये उतने ही फीके निकले जितने इनके थे। और केजरीवाल जी, आप जो बार बार कहते हो कि नंबर 1, किस चीज में नंबर 1? देश में सबसे महंगा पानी दिल्ली में नंबर 1, दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली नंबर 1, देश के सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी मंत्री दिल्ली नंबर 1। और दिल्ली सरकार की नई योजनाओं को लेकर बजट पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। इस पर सीएम आतिशी ने पहले भी सफाई दी है। तो आज वो सम्मान राशि महिलाओं के खाते में आ रही होती। जब 2015 में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली का बजट मात्र 30,000 करोड़ था। हमने ईमानदारी से सरकार चलाई और 75,000 करोड़ तक हम इस बजट को लेके गए हैं। क्योंकि हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं, इसलिए देश की इकलौती सरकार है जो घाटे में नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की हर सरकार जो ना फ्री बिजली देती है, ना फ्री पानी देती है, ना अच्छे स्कूल देती है, ना अच्छे अस्पताल देती है, ना फ्री बस यात्रा देती है, सारी सरकारें घाटे में चल रही हैं। मैं पूछना चाहती हूं माननीय केजरीवाल जी से कि क्या महिला सम्मान केवल आपके लिए एक चुनावी जुमला है? जब आपके घर पर मौजूद होने के समय पर ही आप ही के सचिव ने आप ही की पार्टी की महिला सांसद पर हाथ उठाया था, अभद्रता करी थी, तब महिला सम्मान की बात
आप भूल गए थे क्या? एक दशक तक यहाँ पर सत्ता भोगी, तब आपको बड़े बुजुर्गों की सुध लेने का समय नहीं मिला? तब तो आपने बड़े बुजुर्गों का कोई भी किसी भी प्रकार का दायित्व नहीं ओटा। और वहीं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि केंद्र ने जानबूझकर दिल्ली की झांकी को गणतंत्र दिवस परेड से बाहर रखा है। इस पर रक्षा मंत्रालय ने क्या सफाई दी है, आपको सुनवाते हैं। राजधानी में कर्तव्य पथ पर दिल्ली की झांकी इस बार नहीं होगी। इसे लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। ये किस किस्म की राजनीति है? इन लोगों को दिल्ली से और दिल्ली के लोगों से इतनी नफरत क्यों है? रक्षा मंत्रालय ने केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया है। झांकी की चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी होती है। इसके लिए एक रोटेशन प्रणाली है जिसमें हर 3 साल में 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने की अनुमति मिलती है। दिल्ली को भी 2025 तक झांकी के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था, लेकिन चयन समिति ने इसकी मंजूरी नहीं दी। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि मिजोरम और सिक्किम ने 2025 के लिए अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को शामिल नहीं किया है। पंजाब के चयन का हवाला देते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया योग्यता और रचनात्मकता पर निर्भर है, न कि राजनीतिक संबंधों पर। और अब आपको दिखाते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का डांसिंग अवतार। रिपोर्ट आप देखिए। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की ऐसी तस्वीरें अब से पहले आपने नहीं देखी होगी। केजरीवाल बच्चों के साथ म्यूजिक की मस्ती पर झूमते दिखे। केजरीवाल के साथ झूमते हुए बच्चे दिल्ली के स्पेशल स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के छात्र हैं। दरअसल चाणक्यपुरी के सीबीटी सेंटर में छात्रों की ओर से लहर नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत छात्र पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक, आर्ट और परफॉर्मिंग आर्ट्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच छात्रों ने केजरीवाल से भी अपने साथ म्यूजिक पर डांस करने की अपील की। केजरीवाल ने छात्रों को निराश नहीं किया और फिर हाथ उठाकर शुरू हो गए। केजरीवाल के साथ डांस करने वाले छात्रों ने उनके साथ सेल्फी भी ली। और दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों पर एक बड़ी खबर है। इसी हफ्ते आ सकती है पहली लिस्ट। बीजेपी के कुछ सांसदों को टिकट संभव है और केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा तय, ये सूत्र बता रहे हैं। बिना सीएम चेहरे के चुनावी अभियान। 8 विधायकों के कुछ के टिकट कट सकते हैं और बीजेपी में शामिल दूसरे दलों के नेताओं को टिकट भी मिल सकता है। यह भी संभव। जेडीयू एलजेपी से भी उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सकता है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है टिकटों को लेकर और चेहरे को लेकर? क्या मंथन अभी तक बीजेपी में हुआ है? जी देखिए, इस बार बीजेपी जो है दिल्ली विधानसभा चुनाव को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। हालांकि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, लेकिन इस बार बीजेपी की कोशिश है कि दिल्ली में जो जीत का सूखा है उसको खत्म किया जाए। यही वजह है कि दिल्ली की 70 की 70 सीटों पर बीजेपी ने अपने सर्वे को कंप्लीट कर लिया है। और सर्वे इस बार ऐसा किया गया है कि ऐसे सर्वे में नाम आए हैं जो कि दिल्ली में बीजेपी को जिता सकते हैं। और बड़े चेहरों की अगर हम बात करें तो नई दिल्ली सीट से प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का चुनाव लड़ना तय है। वो दिल्ली की नई दिल्ली सीट से जो अरविंद केजरीवाल है उनको चुनौती देते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं जैसे मीनाक्षी लेखी है, वो जीके से, रमेश बिधूड़ी कालका से, कैलाश गहलोत जो कि आम आदमी पार्टी से है, वो नजफगढ़ सीट से, मदन लाल खुराना जो कि सीएम रहे उनके बेटे हरीश खुराना को मोतीनगर सीट से बीजेपी चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। और बीजेपी की कोशिश ये है कि इस बार ऐसे कैंडिडेट चुनाव में उतारे जाए ताकि बीजेपी दिल्ली में सरकार बना सके। और यही वजह है कि इस बार बीजेपी ने बहुत ज्यादा होमवर्क किया है। और प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है उन्होंने अपना कैंपेन जो है नई दिल्ली
सीट से शुरू भी कर दिया है। अगर नई दिल्ली की सीटों पर अगर जाएंगे, उस इलाके में आप जाएंगे तो प्रवेश वर्मा के आपको तस्वीरें नजर आएंगी, पोस्टर्स नजर आएंगे और उनकी तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी चल रही है, कैसे लोगों के बीच जा रहा है, रणनीति बना रहा है और लोगों से वोट मांग रहे हैं। और साथ ही साथ बीजेपी इस बार दिल्ली में जो सहयोगी हैं उसके, जो खासतौर से बीजेपी पूर्वांचल वोटरों पर फोकस करना चाहती है, तो जेडीयू और एलजेपी को भी एक एक सीटें बीजेपी दिल्ली में देने की योजना बना रही है। और ये सारी तैयारियां बीजेपी की लगभग पूरी हो चुकी है और इसी सिलसिले में इसी हफ्ते जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और उसके बाद बताया जा रहा है कि इसी हफ्ते दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी अपनी पहली सूची जो उम्मीदवारों की वो जारी भी कर देगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले भी कर चुकी है और कांग्रेस ने भी दिल्ली में अपनी पहली सूची जारी कर दी है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से छगन भुजबल ने मुलाकात की है। सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है। छगन भुजबल की तरफ से बताया गया ओबीसी के समर्थन को फडणवीस ने अहम माना है। महायुति की जीत में ओबीसी का अहम रोल रहा है। इन चुनावों में ओबीसी को पूरी हिस्सेदारी देने का भरोसा भी दिया गया है। फडणवीस ने कुछ 10 से 12 दिनों का समय भी मांगा है जवाब देने के लिए। महाराष्ट्र की जो नई सरकार में एनसीपी अजित पवार गुट के भुजबल को मंत्री नहीं बनाया गया है, इसीलिए ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बिल्कुल आपको सब लोगों को हमको मानना ही चाहिए कि दूसरे कई कारण तो बिल्कुल है कि जो हमारी जीत इतने बड़े पैमाने पर हुई, मगर साथ साथ इसमें जो हमारे ओबीसी का जो घटक है उनका आशीर्वाद बहुत बड़े पैमाने पर हमें महायुति को मिला, इसलिए इतने एक महाविजय हमने प्राप्त किया है। आजकल आप जानते हैं कि स्कूलों को भी छुट्टी है, एक दूसरे का वातावरण है, नए साल का जो है 6-7 दिन में आ रहा है, तो एक मुझे एक 10-12 दिन आपको देना चाहिए। और मेरी विनती है लोगों को और सारे ओबीसी के नेताओं और सब कार्यकर्ताओं को कहो कि आप शांति के साथ इस मामले को हम आगे लेकर जाएंगे और इसके लिए जो समय हमें चाहिए उस समय आपसे मैं मांग रहा हूँ। और चलिए बात करते हैं बिहार की। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज से प्रगति यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान वो बिहार को बड़ी सौगात भी देंगे। आरजेडी ने उनकी यात्रा को अलविदा यात्रा करार दिया। प्रगति यात्रा के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार 5 जिलों का जायजा लेंगे। ये यात्रा पश्चिम चंपारण से शुरू हो रही है, जिसका पहला पड़ाव वाल्मीकि नगर में होगा। यात्रा के दौरान सीएम 781 करोड़ से अधिक योजनाओं की सौगात देंगे। 309 विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। यात्रा के पहले चरण में 23 से 28 दिसंबर तक 5 जिलों का दौरा करेंगे। आज माननीय नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा में वह मानक स्थापित होगा कि थारू जनजाति को जनजाति का दर्जा दिया और स्वाभिमान बटालियन बेटियों का बनाया। अब बेटियां थारू जनजाति का देश में उदाहरण है। नीतीश कुमार की इस यात्रा को पहले महिला संवाद यात्रा का नाम दिया गया था, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया है। आरजेडी ने कहा कि यात्रा नीतीश की अलविदा यात्रा साबित होगी। 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है इनको एक अपनी जनता से संवाद करने के लिए। और कहते हैं कि बिहार गरीब राज्य है, तो हम ये कहेंगे कि ये मुख्यमंत्री जी की अलविदा यात्रा है। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को ऐतिहासिक बता रहे हैं, जबकि आरजेडी यात्रा में खर्च होने वाले पैसों का हिसाब मांग रही है। सरकार का डबल इंजन की एनडीए सरकार का ये विदाई यात्रा ही साबित होगा। बिहार की दुर्गति हो गई तो इसका प्रगति नाम दे करके बिहार की जनता को प्रगति नहीं दिखा। बिहार हर मामले में फिसड्डी है, नीचे से टॉप कर रहा है, तो किस बात की प्रगति? बिहार की दुर्गति करने वालों की जनता अब विदाई करेगी, ये विदाई यात्रा होगी। कि आज यात्रा की शुरुआत है और विकास यात्रा है, और विकास यात्रा उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कर्मभूमि चंपारण से शुरू करते हैं हमेशा कोई भी यात्रा, तो आज से शुरुआत होगी। और राज्य में क्या प्रगति हुई है
और क्या क्या प्रगति की आवश्यकता है, जरूरत है, उन चीजों की समीक्षा करेंगे। और संघ प्रमुख के मंदिर मस्जिद वाले बयान पर से साधु संतों ने असहमति जताई है। जगत गुरु रामभद्राचार्य और ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने क्या कुछ कहा है इस मामले पर, आपको सुनवाते हैं। मैं मोहन भागवत के वक्तव्य से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। और तुमसे भी कह रहा हूँ, मोहन भागवत हमारे अनुशासक नहीं है, हम उनके अनुशासक हैं। सवाल ये है कि जो नेता आज बने हैं वो किस आधार पर बने हैं। आज देश में जिनकी सत्ता है वो किस आधार पर बनी है। वो तो मंदिर मस्जिद की राजनीति करके ही तो आगे आए हैं। अब जब आगे आ गए, सत्ता में बैठ गए, अब आपको लगता है कि ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये तो पहले ही लगना चाहिए था ना। ये जो वक्तव्य है ये सुविधाजनक वक्तव्य है, क्योंकि न्याय की बात यह है कि अगर अतीत में हम हिंदुओं के ऊपर कोई अन्याय अत्याचार हुआ है और आज हम उसका संज्ञान लेना चाहते हैं, तो किसी भी समय हमको हक है कि हमारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है हम उसका संज्ञान लें। एक मस्जिद की बात नहीं है, जहाँ भी ऐसी बात उठती है, अगर उसका परीक्षण करके दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए कुछ लोग आगे आ रहे हैं, तो इसमें नेता बनने की क्या बात है। इधर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के अंडरग्राउंड जो पॉलिसी बनाते हैं, ये पाइपलाइन जो अंडरग्राउंड पड़ती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अंडरग्राउंड अंदर ही अंदर काम करती है। ये बात पहले भी कहनी चाहिए थी, लोगों की जान चली गई। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी ने जो बयान दिया है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, हमारे लिए तो उनका हर बयान आदेश होता है। लेकिन श्री अखिलेश यादव जी या अन्य जो राजनीति अपनी अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय समय पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर समय निशाने पे लेते रहे हैं। आज उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अच्छा लगा है, मैं उनसे यही कहूंगा कि संघ की शाखा में भी जाना शुरू करें। और संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी की आज भी खुदाई जारी है। 50 से अधिक कर्मचारियों को इसकी खुदाई में लगाया गया है। नगर पालिका 210 वर्ग मीटर के क्षेत्र में खुदाई करवा रहा है। इस बावड़ी में 4 कमरे हैं और एक कुआं है। आज बावड़ी की खुदाई में किसी भी बड़ी मशीन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, हाथों से ही इसके मलबे को हटाया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि बावड़ी का मूल स्वरूप कैसा है। ये बावड़ी अंदर कहां तक फैली है, इसका खुलासा भी खुदाई पूरा होने के बाद होगा। चंदौसी के लक्ष्मणगंज इलाके के स्थानीय लोगों ने बताया कि जहां पर बावड़ी मिली है वो हिस्सा लोगों के खेल का मैदान हुआ करता था। ये एक बावड़ी कुआं हुआ करता था, यहाँ से सीढ़ियाँ जाया करती थी अंदर, और एक अंदर कुआं है, साइडों में इसके कमरे बने हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा ग्राउंड हुआ करता था पूरा उस समय। अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बावड़ी का निर्माण 1857 के आसपास हुआ है, जिसका अपना ऐतिहासिक महत्व है। अभी सिर्फ और सिर्फ इसकी खुदाई चल रही है, जांच चल रही है। अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिली है उसमें 4 कमरे और एक कुएं होने की बात हो रही है, लेकिन इससे इतर भी अगर कुछ है तो उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि खुदाई के बाद पता चलेगा। खुदाई का काम जोर शोर से किया जा रहा है। कल एक जेसीबी मशीन थी, आज और भी लगाने की बात हो रही है। और संभल के चंदौसी में जिस बावड़ी की खुदाई हो रही है, उसी बावड़ी के अंदर से आपको TV9 की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। पूरा 210 वर्ग मीटर का ये स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में 4 कमरे फिलहाल दिख रहे हैं और यहाँ पे एक कुआं भी है और उस कुएं में के पास ये मकान बने हुए हैं। बताया ये जा रहा है कि 1857 के आसपास ये पूरा स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ और उस समय चंदौसी का लक्ष्मणगंज का ये मुख्य रूप से ये एक हिंदू बहुल इलाका हुआ करता था। बाद में यहाँ पे अल्पसंख्यकों ने पूरे इलाके में अपना डेरा जमाया और बताया जाता है कि सैनिकों के रहने के लिए या सैनिक जब आते थे तो उसके लिए कमरों का निर्माण किया गया। पूरा स्ट्रक्चर ASI के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जिस तरीके के कमरे बनाए गए हैं उन कमरों को देखकर ऐसा लगता है कि सैनिकों के रहने के लिए खास करके बताया जाता है कि दूर से अगर कहीं सैनिक आ रहे हैं तो वो यहाँ रुकेंगे, वो यहाँ रहेंगे। उस लिहाज से इस पूरे स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया गया है।
यूपी के मुजफ्फरनगर में आज 54 साल पुराने शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूलों की बारिश भी की। संभल और वाराणसी में पुराने मंदिरों को खुलवाने की खबरों के बीच अब यूपी के मुजफ्फरनगर में भी एक पुराने मंदिर में पूजा अर्चना शुरू की गई है। मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम बाहुल इलाके में 54 साल पुराना शिव मंदिर स्थित है। मंदिर की हालत खराब हो चुकी है। आज इस मंदिर में पूजा अर्चना कार्यक्रम रखा गया। लद्दावाला में स्थित इस मंदिर की पूजा करने जब लोग पहुंचे तो घरों की छत से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उन पर जमकर फूल बरसाए। योग साधना आश्रम के महंत यशवीर जी महाराज ने मंदिर को पुनः जागृत करने का ऐलान किया था, जिसके बाद आज यहां हिंदू संगठनों से जुड़े लोग पहुंचे और पूजा पाठ किया। यशवीर जी महाराज इससे पहले कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का भी मुद्दा उठा चुके हैं। हालांकि मुजफ्फरनगर में मिला ये मंदिर जर्जर अवस्था में है और मंदिर के अंदर कोई मूर्ति भी नहीं है, ना ही यहाँ कभी पूजा पाठ होती थी। लेकिन आज यहाँ का नजारा कुछ अलग दिख रहा है और मंदिर में हवन पूजन किया गया। हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद स्थानीय प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया और भारी पुलिस बल के बीच श्रद्धालु मंदिर तक पहुंचे। अयोध्या में भगवान राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का 1 वर्ष पूरा होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरे होने पर भव्य उत्सव मनाने की तैयारी है। इस मौके पर रामनगरी को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय का कहना है कि मंदिर में रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा का पहला साल भारतीय काल गणना के मुताबिक मनाया जाएगा। मंदिर परिसर के यज्ञ मंडप में शुक्ल यजुर्वेद मंद्यदिनी शाखा के 40 अध्यायों के 1975 मंत्रों से अग्नि देवता को आहुति दी जाएगी। राम रक्षा स्रोत, हनुमान चालीसा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आदित्य हृदय स्रोत, अथर्व शीर्ष का पाठ होगा। प्रार्थना मंडप में रोजाना 3 से 5 बजे तक भगवान को राग सेवा प्रस्तुत की जाएगी। यात्री सुविधा केंद्र के प्रथम तल पर 3 दिन तक संगीतमय मानस पाठ होगा। अंगद टीला मैदान पर रोजाना दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक रामकथा और दोपहर 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक मानस पर प्रवचन होंगे। रोजाना शाम को 5:30 से 7:30 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा 11 जनवरी को सुबह से भगवान के भोजन प्रसाद का वितरण भी प्रारंभ होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 नियुक्ति पत्र बांटे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि पिछले 1.5 सालों में 10 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। शुभारंभ करें। पीएम मोदी ने आज 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। नियुक्ति पत्र पाए युवाओं को बधाई देते हुए पीएम ने कहा कि आपके जीवन की नई शुरुआत हो रही है। आपकी सालों की मेहनत सफल हुई। 2024 का ये साल आपको और आपके परिजनों को नई खुशियां देकर जा रहा है। उनके मुताबिक भारत का युवा आज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। रोजगार मेलों के जरिए हम लगातार इस दिशा में काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। देश भर में आज 45 जगहों पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। और देखिए, यूपी की कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। लखनऊ में बैंक डकैती को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए अखिलेश यादव ने। चोरी डकैती की घटनाएं बहुत तेजी के साथ बढ़ रही हैं। यूपी की सरकार नियम कानून से नहीं चलती है, अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया। जितने भी गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, जितने भी अपराध हो रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं, आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए। जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना, आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां।
और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है, जो सबसे सुरक्षित माना जाता है, उसकी चोरी। पहले गाजियाबाद में लॉकर चोरी हुई, कानपुर में बैंक की लॉकर में से निकाल के ले गए सामान, और आज राजधानी में, और इससे पहले बनारस में भी। आगे बढ़ते हैं। अब रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर लोगों को 12% जीएसटी का भुगतान करना होगा। इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने पॉपकॉर्न पर नई जीएसटी दरों को मंजूरी दी है। जीएसटी काउंसिल की जैसलमेर में हुई 55वीं बैठक में यह फैसला किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पहले से पैक और लेबल किए गए रेडी टू ईट पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी लगेगा। वहीं चीनी के साथ मिश्रित कारमेल पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी लागू होगी, जबकि साधारण नमक और मसालों से तैयार पॉपकॉर्न अगर पैक्ड और लेबल नहीं है तो 5% जीएसटी लगेगा। पॉपकॉर्न पर जीएसटी को लेकर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ने जीएसटी को सांप सीढ़ी का खेल बनाकर रख दिया है। कभी किसी आइटम पर अचानक से जीएसटी बढ़ा देते हैं, कभी अपने चंदादायी समर्थकों के मुनाफे के लिए घटा देते हैं। इससे ईमानदार व्यापारियों और अधिकारियों में भी असमंजस पैदा होता है, जिसका लाभ भ्रष्टाचारी उठाते हैं। व्यापारी जब तक जीएसटी की एक बात समझते हैं, तब तक सरकार नियम बदल देती है। इधर कांग्रेस ने भी पॉपकॉर्न पर नए जीएसटी पर सवाल खड़े किए हैं। नमकीन पॉपकॉर्न ये जीएसटी लगेगा, उसमें आप मीठा मिला देंगे तो ये जीएसटी लगेगा। और लखनऊ में बैंक लॉकर काटकर लाखों के गहने उड़ाने वाले बदमाशों में एक को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 फरार हो गए। यूपी के लखनऊ में बैंकों के लॉकर तोड़कर बड़ी चोरी को अंजाम देने वाले बदमाशों की आज सुबह चिन्हित इलाके में पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने उसके पास से 315 बोर का कट्टा बरामद किया है, जबकि 2 बदमाश फरार हो गए हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जब वो गाड़ियां वहां से पास हो रही थी तो पुलिस द्वारा उनको रोक के उनसे पूछताछ करने का प्रयास किया गया। इसमें से एक गाड़ी से एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पर फायर कर दिया गया और जंगल खेतों की तरफ भागने का प्रयास किया गया। वह बाकी साथी गाड़ी बढ़ा के वहां से भाग गए। अब पुलिस द्वारा बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किया गया, जिसमें उस व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है। उसकी पहचान अरविंद कुमार के नाम से हुई है, निवासी सीताकुंडी, जनपद मुंगेर, बिहार का है, रहने वाला है। सभी आरोपियों ने बगल के खाड़ी पड़े प्लॉट से बैंक की दीवार खोदकर लॉकर रूम तक पहुंचे थे और कई लॉकर को तोड़कर जेवरात और कीमती पेपर लेकर फरार हो गए थे। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर पुलिस चौकी के पास चोरी की करतूत बैंक के सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई थी। और देखिए यूपी से खबर। यूपी के पीलीभीत में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश मारे गए हैं। तीनों पर पंजाब में गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर बम फेंकने का आरोप है। यूपी के पीलीभीत में पूरनपुर नहर के पास हुई पंजाब और यूपी पुलिस के साझा एक्शन में 3 बदमाशों को ढेर कर दिया गया। तीनों पर पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला करने का आरोप है। एनकाउंटर के दौरान 2 कांस्टेबल भी जख्मी हुए हैं। घेरा देखकर इनको जब ललकारा गया तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। फायरिंग में जो जवाबी कार्रवाई उनके द्वारा काफ़ी हैवी फायरिंग हम लोगों पर की गई। उसमें जवाबी कार्रवाई में ये तीनों क्रिटिकली इंजर्ड हुए। इन तीनों को सीएचसी पूरनपुर पहुंचाया गया। वहां पर प्राथमिक उपचार देकर इन्हें जिला अस्पताल लाया गया, जहां इनकी मृत्यु की पुष्टि सीएमओ साहब और उनकी टीम के द्वारा की गई है। पुलिस ने इनके पास से 2 AK-47, 2 पिस्टल कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की है। मारे गए बदमाशों की पहचान गुरदासपुर के गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि, जसनप्रीत सिंह के रूप में हुई है। इनकाउंटर के दौरान 2 कांस्टेबल भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज हो रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में एक बड़ा हादसा हो गया। यहां एक डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को कुचल दिया। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। ये वीडियो महाराष्ट्र के पुणे में हुए भीषण हादसे की है, जहां एक बेकाबू डंपर ने फुटपाथ पर सो रहे 9 लोगों को रौंद दिया। हादसे में 2 बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 लोग जख्मी हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसे में घायल सभी लोग मजदूर हैं, जो काम की तलाश में अमरावती से आए थे। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सड़क से जा रहे लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने ही पुलिस को खबर दी। घायल सड़क के किनारे मदद की गुहार लगाते दिखाई दी। पुलिस आरोपी ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट और BNS की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। साथ ही वाघोली चौक के पास सड़क के किनारे लगे CCTV फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, जिससे हादसे की वास्तविक जानकारी का पता लगाया जा सके।
फुटपाथ पर सोए हुए लोगों को एक भारी भरकम डंपर ने कुचल दिया है। जहाँ पे ये सब घटना हुई है वहाँ पे मैं अभी हूँ। ये वाघोली पुलिस स्टेशन हमारे सामने है और उसके सामने ही यहाँ पे फुटपाथ पर लोग सोए हुए थे यहाँ पे। और इस बीच एक बड़ी खबर है, देखिए रामभद्राचार्य का संघ प्रमुख पर बड़ा आरोप। जी हां, टीवी 9 से खास बातचीत में रामभद्राचार्य ने कहा कि भागवत का बयान तुष्टीकरण से प्रभावित है। उन्होंने हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल से बातचीत में कहा कि मोहन भागवत हिंदुओं की आवाज नहीं उठाते हैं, मोहन भागवत अपनी राजनीति करते हैं। तो ये बड़ा आरोप लगाया है संघ प्रमुख के ऊपर। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव अग्रवाल देखिए जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हुए रामभद्राचार्य ने ये सारी बातें कही। गौरव, सबसे अगर देखा जाए सीधे सीधे क्या आरोप लगाए हैं रामभद्राचार्य ने आरएसएस प्रमुख के ऊपर? मैं पहले आपको ये मामला बता देता हूं रवि। संघ प्रमुख पिछले 2-3 दिनों से कई मंचों पर ऐसे बयान दे चुके हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब कई ऐसे लोग हैं जो संभल मामला का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे मामले उठाकर खुद को हिंदुओं का नेता साबित करना चाहते हैं। भारत विश्वगुरु एक व्याख्यान था जिसकी थीम थी भारत विश्वगुरु। उस मंच पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हमें समावेशी समाज का संदेश देने की जरूरत है, दूसरे के धर्म की इज्जत करने की जरूरत है। और वो इस साफ मैसेज देते हुए कि जैसे संभल हो गया या इससे पहले जो मुद्दे आए जहां पर लगातार हिंदू और मुस्लिमों के बीच जो एक तनावपूर्ण वहां पर माहौल देखा गया, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं वो बयान देते हुए कि हमें अभी इस तरह के मामलों को ज्यादा नहीं उठाना चाहिए। अब जगत गुरु रामभद्राचार्य उस पर यह कहते हुए कि उनका बयान त्रुटिपूर्ण है और संघ प्रमुख नहीं बताएंगे कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए। वो ये साफ कहते हुए कि हम जो हिंदू धर्म के आचार्य हैं, हम अनुशासक हैं, हम अनुशासन देंगे, वो अनुशासन नहीं देंगे हमें। और वो ये साफ कहते हुए कि उनका बयान त्रुटिपूर्ण भी है और तुष्टीकरण से प्रभावित भी है। उन्होंने ये कहा कि आप देखिए यहां पर कितना जुल्म किया गया हिंदुओं पर, वो कहते हुए कि कैसे बहन बेटियों के साथ कितने अत्याचार हुए, इतिहास भरा पड़ा है इससे, और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम किसी के दूसरे मस्जिद पर दावा नहीं कर रहे हैं। वो ये साफ कहते हुए कि संघ प्रमुख को हिंदू धर्म का बहुत ज्ञान नहीं है। मैं कोट अनकोट कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं रामभद्राचार्य जी के बयान की बात कर रहा हूं। मेरे साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत को हिंदू धर्म का बहुत ज्ञान नहीं है, तुष्टीकरण से प्रभावित है और वो ना बताएं कि हिंदू धर्म के लोगों को क्या करना है। वो कहते हुए कि संघ प्रमुख का जो पद है वो केवल एक संगठन के संचालक का पद है। और उन्होंने तो और ज्यादा उन पर आरोप लगा दिए कि राजनीति से प्रभावित है, वो राजनीति करते हैं, उनको जेड सिक्योरिटी चाहिए। साथ ही साथ वो ये कहते हुए, जब मैंने कहा कि आप ऐसी बात कर रहे हैं, राम मंदिर निर्माण का उन्होंने जिक्र किया, तो मैंने उनसे पूछा कि राम मंदिर निर्माण आंदोलन में भी तो संघ की एक बड़ी भूमिका थी। बोले कोई भूमिका नहीं थी, हमने वहां पर गवाही दी, हमने वहां संघर्ष किया, उनकी कोई भूमिका नहीं थी। और 21वीं शताब्दी जो है वो हिंदुओं की शताब्दी है। और एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया और उन्होंने ये साफ कहा कि मैं बड़ा बयान दे रहा हूं, मैं चेतावनी दे रहा हूं, भूल कर भी हम किसी को छेड़ेंगे नहीं और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये रामभद्राचार्य ने कहा है। तो ऐसा लगता है कि रामभद्राचार्य संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयानों से काफी खफा हैं, नाराज हैं और उसके बाद उनकी ये प्रतिक्रिया आई है। रवि, बिल्कुल, और देखा जाए तो बहुत डायरेक्ट उन्होंने आरएसएस प्रमुख को इंडिकेट करते हुए या उनको एड्रेस करते हुए ये सारे बयान दिए हैं। और क्या बड़ी बातें जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कही हैं वो आज जरूर आप देखिएगा। रामभद्राचार्य का ये पूरा जो इंटरव्यू है गौरव अग्रवाल से, ये जो पूरी बातचीत है, आज 2 बजे हम आपको दिखाने वाले हैं।